हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियल नॉलेज दुनिया में। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज का जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है वो ही इकोनॉमिक्स का क्लास 9 का हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम इंट्रोडक्शन इस कोर्स का दे देते हैं। हमारा कोर्स है एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है क्लास 9 से 12 का तक का, ठीक है, जिसमें हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे इसको, और उसके साथ ही जो भी स्टेट पीसीएस यानी कि प्रोविजनल कमीशन ऑफ प्रोविजनल सर्विस कमीशन है उसके, ठीक है, और रेलवे जो है उसके लिए डिफेंस, एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उसके लिए भी लोग इसको देख सकते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स पूछता हो वैसे कॉम्पिटिटिव। इसके अलावा जो स्कूल स्टूडेंट है क्लास 9 के वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, टोटल क्लास 9 में आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। 4 चैप्टर्स में हम लोग का ये फर्स्ट चैप्टर है दी स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब दी स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पहले पालमपुर क्या कैसा गांव है भाई कि उसके बारे में स्टोरी हम लोग को पढ़ना है, तो वो समझिए। पालमपुर एक गांव है, ठीक है, और यहाँ पर गांव में हर गांव में प्रोडक्शंस होती हैं, जैसे वीट्स के हो गए, एग्रीकल्चर होती है, तो एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन होती है। तो इस गांव से हम लोग को यही पढ़ना है कि जो मेन पर्पस और बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए वही है, ठीक है, कि क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी प्रोडक्शन को करने के लिए। इस हम लोग कहानी से वही चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं। अब पालमपुर के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। पालमपुर एक ऐसा गांव है जिस गांव में आपको मेन जो एक्टिविटी है वो है फार्मिंग। इसके साथ आपको इस गांव में फार्मिंग के अलावा और भी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि डेयरी हो गया या फिर आपको शॉप हो गया। तो ये सब छोटे छोटे जो भी आपको इकोनॉमिकल वर्क एक्टिविटीज़ है वो भी आपको इस गांव में देखने को मिलेगा। इस गांव से 3 किलोमीटर ये पालमपुर है, और पालमपुर से 3 किलोमीटर के दूरी पर, ठीक है, एक आपको बड़ा गांव पड़ता है जिसका नाम है रायगंज, ठीक है। और इस गांव से थोड़ी दूरी पर एक शहर आपको पड़ता है जिसका नाम है शाहपुर, ठीक है, शाहपुर, ठीक है। ये टाउन है और ये आपका एक बिग विलेज है। अब ये समझिएगा, इस गांव और बड़ा विलेज और शहर के बीच में वेल कनेक्टेड रोड है, वेल कनेक्टेड रोड है। अब इस वेल कनेक्टेड रोड है तो सिंपल सा बात है कि इस पर व्हीकल्स होंगी, टांगाज होंगे, ब्लॉक आर्ट होंगे। तो ये थोड़ा सा गांव का चित्रण किया गया है, इसलिए आपको ट्रेडिशनल चीज़ें आपको बताई जा रही। अब इस गांव को ही हम लोग पहला चीज़ कि ये जो पालमपुर विलेज है वो एक काल्पनिक विलेज है, वास्तविक विलेज की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, इस विलेज में टोटल 450 फैमिली रहते हैं, 450 फैमिली रहते हैं, ओके। अब इसमें से 80 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास मोस्ट ऑफ द लैंड है, ठीक है, मैक्सिमम लैंड इनके पास है, ठीक है। इसके अलावा 1/3 यानी कि हम लोग अगर 1/3 बात करें तो 150 फैमिली ऐसे हैं जो कि दलित हैं, जिनको हम लोग एससी भी कहते हैं, एसटी एससी जिसको हम लोग बोलते हैं उनको दलित बोलते हैं। और ये जो लोग हैं ये गांव के एक कॉर्नर में रहते हैं, ठीक है, अनटचेबल्स हैं और गांव के किसी एक कॉर्नर में रहते हैं। और इसके साथ ही ये जो है इनकी जो घर होती है, हाउसेज होती हैं, वो मड्स की बनी होती है, स्ट्रा की बनी होती है, यानी कि झोपड़ियाँ होती हैं, पुआल और मिट्टी की बनी होती हैं। अब एक चीज़ और समझिएगा कि मैंने यहाँ पर एक चीज़ बोला कि ये जो दलित हैं वो गांव के किसी एक कॉर्नर में रहते हैं। इसके पीछे का अब हम लोग को बात समझना है कि क्यों। देखिए, हम लोग का जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि गांधी जी ने दलित ये बताया था, हरिजन बताया था दलित को, ठीक है, हरिजन। अब इनका हम हरिजन बताने से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि पहले इनको अनटचेबल समझा जाता था। अनटचेबल्स के चलते गांव की जो बीच में और गांव में जो लोग रहते थे वो अपर कास्ट के लोग होते थे और वो इन अनटचेबल से दूर रहना चाहते थे। अगर ये अनटचेबल्स पब्लिक प्लेस में आ जाते थे, कुआं पर आ जाते थे, कुआं से पानी निकाल लेते थे, तो फिर वहाँ पर इनको बहुत मारा पीटा जाता था और कुआं की पूरा साफ सफाई मतलब पूजा अर्चना ये सब करनी पड़ती थी। अनटचेबल्स इनको माना जाता था, इसलिए इनको गांव को बाहर रहना पड़ता था और उसी से प्रथा चली आ रही है। आज भी देखिएगा कि बहुत सारे गांव के बाहर में, ठीक है, एक झोपड़पट्टी जिसको बोला जाता है, तो वहाँ पर आपको देखिएगा कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, यही दलित लोग हैं, आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ें थी, मैंने थोड़ा सा आपको सोचा कि इसको जोड़ के थोड़ा सा कनेक्ट करके चीज़ों को बताया था, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दलित गांव के बाहर रहते हैं, ठीक है। अब 80 फैमिली, इसमें मैक्सिमम लैंड 80 फैमिली ऐसी थी जिनके पास मैक्सिमम लैंड थी। 150 फैमिली जो कि दलित थी और इनके पास लैंड नहीं थी। ये न तो ये लैंडलेस होते थे, नहीं तो ये इनके पास स्मॉल लैंड्स होते थे, मीडियम क्लास के ये लोग नहीं थे। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें थी। ये तो हम लोग ने दो चीज़ें हम लोग ने देखा कि पालमपुर विलेज के छठा नदी के आसपास में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद पालमपुर में जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो क्या है, और अगला चीज़ देखते हैं कि पालमपुर गांव में थोड़ा सा क्या क्या व्यवस्था है। तो देखिए यहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल है, ठीक है, 1 हाई स्कूल है और 1 आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, यानी कि जिसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोला जाता है, PHC, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर 1 गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिल जाएगा और 1 क्या मिल जाएगा, प्राइवेट डिस्पेंसरी मिल जाएगा, ठीक है, प्राइवेट डिस्पेंसरी। तो ये इतना चीज़ें आपको इस गांव में देखने को मिल जाएगी। तो ये रही पूरी इस गांव की इंट्रोडक्शन। इस गांव में आपको इलेक्ट्रिसिटी बहुत पहले से आ चुकी थी, इसीलिए पहले यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो ट्यूबवेल्स दी थी इरिगेशन पर्पस के लिए। बाद में लोग प्राइवेट भी इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए ट्यूबवेल्स यूज करने लगा। अब आपको ये सारा चीज़ देखकर लगाता होगा कि ये जो गांव है वेल डेवलप होगा, ठीक है, क्योंकि वेल डेवलप गांव होगा तभी ये आपको इतना सारे चीज़ों को देखने को मिला होगा। इसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं। अब समझिए, अब हम लोग को देखना है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको मैं बता दूं कि प्रोडक्शन की 4 ऑर्गेनाइजेशन है और वो कौन कौन सी है उसको हम लोग को थोड़ा सा देखना है, ठीक है। अब तो देखिए प्रोडक्शन का मेन बेसिक मैंने बता दिया कि गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करना, ऑलरेडी मैंने पहले। और 4 रिक्वायरमेंट होती हैं प्रोडक्शन का। पहला होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है फिजिकल कैपिटल और चौथा होता है ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ये 4 चीज़ होती हैं, पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा फिजिकल कैपिटल और चौथा ह्यूमन कैपिटल। आपको मैंने ऑलरेडी हाईलाइटेड कर लिया। अब फर्स्ट रिक्वायरमेंट में लैंड है, लैंड के साथ जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। सेकेंड में रिक्वायरमेंट में है लेबर, यानी कि जो पीपल हाईली स्किल्ड हैं इसमें उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, एजुकेटेड जो लोग हैं उनकी भी, और जो लोग कुछ लोग मैनुअल वर्क के लिए भी ज़रूरत पड़ते हैं। तीसरा रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल्स जो इनपुट्स होती हैं, ठीक है, इनपुट्स का मतलब जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। अब ये 2 प्रकार का होता है फिजिकल कैपिटल में, 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक फिक्स कैपिटल आपको मिलेगा, फिजिकल कैपिटल का ही ये पार्ट है, समझिएगा, ठीक है। फिजिकल कैपिटल में 2 कैपिटल्स होते हैं, एक आपको फिक्स कैपिटल और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल से आपको समझ में आ रहा होगा कि वैसा कैपिटल जो कि फिक्स होता, तो फिक्स कैपिटल्स में टूल्स आ जाएंगे, मशीन्स आ जाएंगे, बिल्डिंग्स आ जाएंगे। अब सिंपल सा चीज़ है कि टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स एक बार आप अगर खरीद लेते हैं, बना लेते हैं, तो ये 5 से 10 सालों के लिए हो जाता है, तो ये फिक्स कैपिटल है, ठीक है। टूल्स, मशीन और बिल्डिंग ये सब फिक्स कैपिटल है, चाहे वो छोटा मशीन हो या बड़ा मशीन हो। जो भी आप चीज़ खरीद लेते हैं, कोई भी बिल्डिंग बना लेते हैं, तो उसको फिर वो हो गया आपको बहुत दिन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया फिक्स कैपिटल, ठीक है। फिजिकल कैपिटल का पहला पार्ट फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल में आपको जैसे टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स होगा। और दूसरा चीज़ है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल वो है जो कि आपको आता है, फिर वर्क होता है, ख़त्म हो जाता है, फिर आपको फिर से कैपिटल्स को लाना पड़ता है। जैसे कि आपको रॉ मटेरियल्स जो भी हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल्स और मनी, ठीक है, रॉ मटेरियल और मनी दोनों को लाना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग एक बुनकर की बात करें तो बुनकर क्या करता है, कच्चा धागा को ले आता है, बुनता है और फिर बेच देता है, फिर वो कच्चा धागा को ले आता है, फिर बेचता है, उसके पास मनी आती है, फिर उस मनी से रॉ मटेरियल आता है। तो डायरेक्ट ये प्रोसेस होता है वर्किंग कैपिटल का, ठीक है। उसी तरह जो पॉटर है वो पॉटर भी मिट्टी को लाता है, क्ले को लाता है, फिर उसको यूज करता है, पॉट्स बनाता है, बेच देता है, ठीक है। तो ये चीज़ है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा देर के लिए नहीं होता है, वो आता है फिर जाता है, ठीक है। फिक्स कैपिटल एक बार आप कर लिए तो 5 से 10 सालों के लिए वो फिक्स हो जाते हैं। तो दैट इज थर्ड रिक्वायरमेंट, दैट इज फिजिकल कैपिटल। और फिजिकल कैपिटल में 2 पार्ट, एक फिक्स कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल। आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है कि। अगला है आपको फोर्थ रिक्वायरमेंट जो है कि ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज या ह्यूमन कैपिटल,
अब ह्यूमन कैपिटल उसको बोलते हैं जो कि लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल तीनों को एक साथ रखने की कोशिश करे, ठीक है, रख पाए, उसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन कैपिटल। अब जैसे कि हाईली स्किल्ड, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के मालिक या फिर कोई रोजगार है, उस रोजगार के मालिक या जो चला रहा है वो ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है। तो इसकी हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। अब इन चारों चीज़ को, ठीक है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और फिक्स कैपिटल, इन चारों चीज़ को हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन चारों चीज़ों को, ठीक है, मिलाकर। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, फार्मिंग इन पालमपुर। ये फार्मिंग इन पालमपुर को हम लोग पूरा 7 पार्टों में डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है, ऑलरेडी आपका बुक भी डिवाइड किया हुआ है एनसीईआरटी का। तो पहला है लैंड। लैंड जो होता है फिक्स होता है, ये पहला पार्ट है हम लोग को पढ़ना, लैंड फिक्स। अब सिंपल सा चीज़ देखिए, फार्मिंग जो है पालमपुर में मेन एक्टिविटी है। चूँकि हम लोग रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो ये आप पूरे कंट्री वाइज ले सकते हैं, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स जो है कंट्री वाइज पर देखना है, लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताने के लिए, चीज़ों को समझाने के लिए यहाँ पर पालमपुर का ही रेफरेंस लिया गया। तो यहाँ का मेन एक्टिविटी है फार्मिंग। 75% पीपुल है वो डिपेंडेंट है फार्मिंग पर, वही फार्म लेबरर हो सकते हैं या फार्मर्स होते सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, लैंड फिक्स होता है, लैंड को बढ़ाया नहीं जा सकता है, लैंड का एक्सपेंशन नहीं किया जा सकता है, बस इतना किया जा सकता है कि जो अनकल्टिवेटेड लैंड है, जो बंजर भूमि है, उनको कल्टिवेटेड में बदला जा सकता है कुछ हद तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा हम लोग लैंड को क्या करते जाएं, एक्सपेंशन करते जाएं। हाँ, फॉरेस्ट है उसको काट कर हम लोग क्या बना सकते हैं, वहाँ पर कल्टिवेटेड लैंड बना सकते हैं। डिजर्ट है, हो सकता है वहाँ पर कोई दिनों में कल्टिवेटेड लैंड हम लोग कुछ हद तक कर पाए, माउंटेन्स है वहाँ पर कल्टिवेटेड लैंड कुछ हद तक कर पाए, तो ये चीज़ हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि लैंड का एक्सपेंशन हम लोग करते जाएं बहुत ज़्यादा तेज़ी से, ऐसा नहीं हो सकता। तो सिंपल सा चीज़ है कि लैंड फिक्स है। तो अगर लैंड फिक्स है तो सेकेंड पॉइंट आ जाता है आपके पास, तो क्या कोई ऐसा चीज़ है, देखिए क्या कोई ऐसे, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको रेफरेंस दिया हुआ कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है हेक्टेयर में लैंड को मापा जाता है, लेकिन आप लोग गांव में देखिएगा तो बीघा होगा, जैसे ये सब चीज़ें चलती हैं, ठीक है। लेकिन 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, सॉरी, यही चीज़ है वो चीज़। अब पहला चीज़ कि हम लोग देखें कि लैंड फिक्स होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ वेस्टलैंड जो है उनको हम लोग कल्टिवेटेड लैंड में बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा लैंड को क्या करना है, बढ़ाते जाए। तो दूसरा चीज़ आता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा फसल्स को ग्रो कर सकता है एक ही लैंड पर। तो जी हाँ है, आइए उसको भी हम लोग देखते हैं। अगर हम लैंड नहीं बढ़ा सकते हैं तो हमारे पास एक ही उपाय बचता है कि हम उसी लैंड पर क्या कर पाएँ, अधिक से अधिक फसल को उगा पाएँ। तो इसके लिए 2 चीज़ हैं, 2 चीज़ में क्या क्या आ जाएगा आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। देखिए, अब 2 मेथड है हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। पहला है मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग। मैंने बुक से थोड़ा सा हट गया क्योंकि मैं आप बुक में देखकर पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। दूसरा है मॉडर्न फार्मिंग मेथड, मॉडर्न फार्मिंग मेथड। देखिए, मल्टीपल क्रॉपिंग किसे बोला जाता है, एक ही ईयर में एक ही खेत पर एक ही एरिया में हम लोग अलग अलग क्या कर पाए, अगर पौधे प्लांट्स को उगा पाएँ, क्रॉप्स को उगा पाएँ, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। एक साल में ऐसा नहीं कि एक खेत में हम लोग एक ही प्रकार का क्रॉप्स मतलब उगा पाएँ, उसको मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं बोलेंगे। अगर एक से ज़्यादा यानी कि 2 या 3 हम लोग क्रॉप्स को काट लेते हैं, कल्टीवेट कर लेते हैं एक ही सीजन में, मतलब 1 ईयर में एक ही फील्ड से, ठीक है, एक ही खेत से, तो हम लोग उसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। अच्छा, मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए कुछ आपको नेसेसरी चीज़ें होती हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए आपको ज़रूरी है कि इरिगेशन फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अब इरिगेशन फैसिलिटी, अब पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय में जो हम लोग पर्शियन व्हील होता था, ठीक है, पर्शियन व्हील का यूज किया जाता था। अब पर्शियन जो व्हील है, इसके चलते दिक्कत क्या आती थी कि आपको कुएं से पानी निकालना पड़ता था और धीरे धीरे आप इरिगेशन कर पाते थे, मतलब ज़्यादा एरिया में आप इरिगेशन नहीं कर पाते थे। इसके अलावा हम लोग जो वहाँ पर जो मैन्योर्स यूज करते थे, मैन्योर्स जो होते हैं जो कि गोबर से बना हुआ, इस तरह की चीज़ें, हम लोग फर्टिलाइजर से यूज़ नहीं करते थे जो कि केमिकल से बना होता था, ऐसा नहीं यूज करते थे, जिसके चलते हम लोग पूरी तरह से अपने जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए था वो नहीं दे पाते थे और उतना तेज़ी से ग्रोथ नहीं हो पाता था। इसके अलावा हमारे पास टूल्स की भी कमी थी। टूल्स यानी कि जैसे आज के समय में ट्रैक्टर है, ठीक है, थ्रेशर्स है,
ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं हार्वेस्टर्स है, तो ये सब चीज़ों को फास्ट बना दी। तो पहला चीज़ कि इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, दूसरा चीज़ कि हमारे पास फर्टिलाइजर्स नहीं था ट्रेडिशनल समय में, और तीसरा चीज़ कि हमारे पास टूल्स की कमी थी, जिसके चलते पहले के समय में ये चीज़ें नहीं हो पाती थी। लेकिन 1960 के दशक के बाद जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हो गई। ठीक है, ऑलरेडी हमने पालमपुर में देखा कि इरिगेशन फैसिलिटी स्ट्रॉन्ग थी, वहाँ पर ट्यूबवेल्स ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा शुरुआत में बैठाए गए थे, इसके बाद लोगों ने प्राइवेट ऑन किया, तो यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी थी। इसलिए वहाँ के लोग क्या कर पाते थे कि मल्टीपल क्रॉपिंग कर पाते थे। जैसे कि जो आपको रेनी सीजन होता था उसमें बाजरा जैसे चीज़ों को रोपते थे, बाजरा जो कि आपको जो पशुएं होती हैं उनको फीड कराने के लिए, खिलाने के लिए होती हैं। ठीक है, बाजरा के बाद जैसे ही बाजरा कटता है तो अक्टूबर से दिसंबर के समय में आपको ये क्या कहलाता है, पोटैटो को रोप दिया जाता था। उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म होता था रबी क्रॉप्स, ठीक है, रबी क्रॉप्स में जैसे वीट, ठीक है, वीट में गेहूँ, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ खेतों में कल्टीवेशन होते थे शुगर कैन की, जो कि जैगरी बनाने में काम आती थी, और जो भी सरप्लस जैगरी होती थी लोग उसको बेच देते थे। ठीक है, अब यहाँ पर वीट में भी वही चीज़ थी कि वीट जो होता था उसमें जो सरप्लस वीट होता था, मतलब अधिक, मतलब जो अपने कंजप्शन के लिए, मतलब अपने यूज के लिए रख लेते थे, अपने कंजप्शन से अगर अधिक होता था तो उसको क्या करते थे कि लोग बेच देते थे। ये है पालमपुर की कहानी में। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। हाँ, दूसरा है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मैंने ये बताना भूल गया थोड़ा सा। मॉडर्न फार्मिंग मेथड को समझिए। मल्टीपल क्रॉपिंग समझ में आया कि अगर एक ही फील्ड में एक से अधिक, ठीक है, क्रॉप्स को एक ईयर में कल्टीवेट किया जाए तो उसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में आपको जैसे हाई यील्ड सीड HYB हाई यील्ड वेराइटी की सीड्स की ज़रूरत होती है, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, की ज़रूरत होती है, टूल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको फिगर के माध्यम से ही समझा देता हूँ। देखिए, हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको आपके कि देखिए रेनी सीजन में ज्वार एंड बाजरा होता था, अक्टूबर नवंबर में आपको पोटैटो होता था, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। इसके बाद विंटर सीजन में वीट रोप दिया जाता था जो कि रबी क्रॉप्स है। इसके बाद जो भी सरप्लस इनफ वीट होता था वो फैमिली कंजप्शन के लिए लोग रखते थे, इसके बाद सेल कर देते थे। ठीक है, रायगंज मार्केट में। इसके बाद जो भी शुगर कैन भी कहीं कहीं होता था जो कि एक बार ही एक ईयर में हार्वेस्ट होता था, और शुगर कैन से जगरी बनता था, वो भी शाहपुर के ट्रेडर्स को बेच दिया जाता। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ इरिगेशन के चलते ये पालमपुर में ये सब चीज़ें हो पाती थी। इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि पहले आ गई थी, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर थोड़ा सा आपको मिड 1970 से 70 में 200 हेक्टेयर जो है पालमपुर में इरिगेशन हो पाता था। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा, ये छोटा सा बॉक्स है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें क्या है, इसमें बताया गया है आपको कि देखिए इंडिया के सभी विलेज में अच्छे हाई लेवल ऑफ इरिगेशन नहीं है। जैसे कि आप कोस्टल रीजन देख लीजिएगा और रिवेनियर प्लेन्स जो देख लीजिएगा, जैसे गंगा प्लेन्स है, ठीक है, यहाँ पर तो हाई लेवल ऑफ इरिगेशन होती है। बट जो ऐसे रीजन है जैसे प्लेटू हो गया, ठीक है, पहाड़ जहाँ पर हो गया, माउंटेन्स हो गया, डेक्कन प्लेटू हो गया, ये सब लो लेवल ऑफ इरिगेशन है, यहाँ पर इरिगेशन कम होती है। हमारे पूरे कंट्री में देखेंगे तो 40% से भी कम जो है इरिगेटेड पार्ट लैंड्स हैं। ठीक है, और बाकी सब डिपेंड है रेनफॉल पर। ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप्स ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। ऑलरेडी मैंने बता दिया। और इसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, आपको कुछ चीज़ें की जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आते हैं हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग, तो हो गया मॉडर्न फार्मिंग मेथड। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो HYB सीड से ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर हाई यील्ड वेराइटी सीड्स। अब हाई यील्ड वेराइटी सीड्स किसे बोलते हैं, जैसे कि क्या होता है कि एक सीड से मान लीजिए कि हमने एक छोटा सा आपको आंकड़ा बताने के लिए, समझाने के लिए ये चीज़ बता रहे हैं कि एक हमने धान का बीज रोपा, उसमें से एक बाली में से हम लोग को मान लीजिए कि 100 दाना निकलता होगा धान का, ठीक है, पैडी का। अगर क्या होता है कि उसी एक सीड से हाई यील्ड सीड्स में से हम लोग देख रहे हैं कि 1000 दाना निकल रहा है। ठीक है, तो ये होता है हाई यील्ड से, मतलब कि उसमें सीड्स की संख्या ज़्यादा रहेगी। ठीक है,
यील्ड से ज़्यादा रहेंगे। अब यील्ड से वही है कि क्रॉप जो प्रोड्यूस हुआ है ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड, तो सिंगल सीजन में, तो वो कितनी है, इस तरह मेजर किया जाता है। दूसरा चीज़ कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा चीज़ पेस्टिसाइड, और चौथा इरिगेशन के लिए कैनाल्स, डैम्स, जो भी हो, ट्यूबवेल्स और मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें अगर हैं तो फिर आपको यहाँ पर आप मॉडर्न फार्मिंग मेथड कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से आपका जो भी ग्रोथ का रेट है वो तेज़ी से हो जाता है। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ था कि पंजाब और हरियाणा की बात अगर जनरली हम कर रहे हैं, कि पंजाब और हरियाणा में क्या हुआ कि ये हाईली मतलब इसको यूज में लाया गया, जिसके चलते वहाँ पर जो प्रोडक्शन हुआ वो बहुत तेज़ी से हुआ। प्रोडक्शन के चलते वहाँ पर लोग अपना खुद का ट्रैक्टर्स हो गया, हार्वेस्टर्स हो गया, ये सब चीज़ें खरीद ली, और इसके चलते और चीज़ें आसान हो गई। बट इसका एक बैड इम्पैक्ट भी है कि फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज करने के चलते जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी दिन पर दिन ख़त्म होती जा रही है, जिसके चलते क्या हो रही है कि ये थोड़ा सा आपको चीज़ें खराब हो जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आगे चीज़ों को देखते हैं। तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया थी कि फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूज पुनर फार्मिंग मेथड, ये सारी चीज़ें। हाँ, एक थोड़ा सा आंकड़ा मैं आपको दे देता हूँ कि देखिए पालमपुर में क्या हुआ कि वीट जब ग्रो किया जा रहा था ट्रेडिशनल मेथड तो 3000 kg पर हेक्टेयर होता था, लेकिन जैसे ही HYB सीड का यूज हुआ, HYB सीड का, वैसे 3200 kg पर हेक्टेयर हो गया। मतलब आप देख सकते हैं कितना इजाफा होगा। अब मैंने आपको दो चीज़ पढ़ाया कि लैंड, हम लोग फिर से थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। पहला चीज़ फार्मिंग इन पालमपुर में हम लोग ने देखा कि लैंड जो है फिक्स है, तो क्या ऐसा कोई वे है। दूसरा चीज़ कि जिसके माध्यम से हम लोग कल्टिवेटेड ज़्यादा कर पाएँ उसी लैंड में, तो हाँ, पहला चीज़ था प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड था, और दूसरा चीज़ मल्टीपल क्रॉपिंग था। अब तीसरा चीज़ आता है कि क्या मॉडर्न फार्मिंग मेथड और ये जो मेथड हम लोग जो यूज कर रहे हैं उससे लैंड सस्टेन करेगा, मतलब लैंड बचा रहेगा। तो इसके बारे में आप समझते हैं। देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ और मॉडर्न फार्मिंग मेथड में आपको यूज हुआ था फर्टिलाइजर्स, जिसके चलते लॉस ऑफ फर्टिलिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स के चलते, और जो कंटिन्यूअस यूज ग्राउंड वाटर का हो रहा है, जिसके चलते जो आपका वाटर टेबल है वो भी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो सॉइल्स हैं, सॉइल फर्टिलिटी है, वाटर टेबल्स का इंक्रीज करना, ये सब बहुत टाइम लगता है और ये बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए तो ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे तो फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उसके लिए ये नुकसानदायक है। मतलब कुल मिलाकर कि ये धीरे धीरे बंजर करते जाएगी। ठीक है, और ये ऐसा भी है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, ठीक है, वो जो मिट्टी में आपको बैक्टीरिया से हैं और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि मिट्टी के लिए अच्छे होते हैं, इसके अलावा तो वो भी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे मर रहे हैं, जिसके चलते आपका लेस फर्टाइल होते जा रहा है। ठीक है, एक चीज़ और कि जो आप देखते होंगे कि जो एक समय में आता है प्रोडक्शन का, जब हार्वेस्टिंग हो जाता है कोई भी खेतों में क्रॉप्स का, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि लोग उसमें आग लगाते थे, जिसके चलते क्या होता है कि जो भी अर्थ ऑर्म्स हैं वो मर जाते हैं और बैक्टीरिया जो भी हैं मर जाते हैं, जो कि फार्मर फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो भी मर जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि वो धीरे धीरे फर्टिलिटी उसका डिक्रीज करने लगती है। तो ये सिंपल सा सभी को सुझाव भी होता है गवर्नमेंट के द्वारा भी कि एक ऑलरेडी एयर पोल्यूशन होता है और वाटर पोल्यूशन होता है, उसके अलावा खेत में भी नुकसान होती है फर्टिलिटी को, तो यूज नहीं, जलाना नहीं चाहिए, उसको क्या करना चाहिए कि पानी उसमें भर के कुछ दिन छोड़ देना चाहिए ताकि उसमें सड़ गल जाए। अब पालमपुर में लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये हम लोग को देखना है। ठीक है, चौथा एस्पेक्ट हम लोग को है कि लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं भी एक समझिए, एक बात सिंपल सा, जो कहीं भी ऐसा होता है कि आपको मैंने सिंपल सा चीज़ एक चीज़ समझ लीजिएगा कि पावर किसी कम ही लोगों के पास होती है, जिसकी माइनॉरिटी होती है उसके पास पावर होती है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स नहीं लेकर जा रहा हूँ। जैसे अभी आपके पावर जो है एक व्यक्ति के हाथ में आपके देश का है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, इसकी संख्या जो है, संख्या देखिएगा माइनॉरिटी है, एक व्यक्ति है, बट उसके हाथ में पावर है, और इतने लोग हैं उनके हाथ में पावर नहीं है। तो संख्या पावर हमेशा माइनॉरिटी के पास होती है, मेजोरिटी के पास पावर नहीं होती है। हम संख्या के आधार पर कर रहे हैं, ये नहीं कि अब प्रधानमंत्री को तो इतने लोग को चुन के भेजना है तो सब उसके हथ होगा, नहीं, वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ ऐसा डिसीजन ले लेता है तो जो उसको इलेक्ट किए हैं, अब अगले बार जो भी हाल करें वो बात अलग है।
तो अब सिंपल सा मैंने बात बताया कि पावर किसी कम लोगों के पास होती है। अगर हर लोगों के पास पावर हो जाए, ठीक है, अगर सभी के पास पावर हो जाए तो फिर पावर का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। अब समझिए, जस्ट लाइक उसी तरह यहाँ पर भी होता है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 450 फैमिली टोटल है, जिसमें 150 जो है दलित हैं जिनके पास लैंड नहीं है, ठीक है। अब कुछ ऐसे हैं जिसके पास बहुत कम लैंड है और लगभग मोस्ट ऑफ दलित हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। मैंने अभी आपको बता रहा हूँ कि किस तरह लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब जो भी बचे उसमें से 240 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास स्मॉल प्लॉट है जो कि 2 हेक्टेयर से कम है, और बाकी सब जो भी प्लॉट्स हैं बाकी डिस्ट्रीब्यूशन है आपको किसके पास, जो बचे हुए और लोग हैं उनके पास। मतलब कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 200, मैंने अभी बताया कि 80 फैमिली ऐसी थी जिनके पास मोस्ट ऑफ द लैंड थी। इसके बाद 240 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम है, और 150 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास लैंड ही नहीं है। तो आप सिंपल से समझ सकते हैं कि इस गांव का देखिए, ये जो है आपको, ये जो एरिया आपको देखने को मिल रहा होगा, ये वाला पूरा आपको देख रहे हैं जो छोटे छोटे ये हैं, तो ये सबसे जो जिनके पास बहुत कम, मतलब ये बहुत स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है। इनके बाद ये मीडियम फार्मर्स हैं, और ये सब जो देखेंगे आप बड़ा बड़ा जो खेत है वो सब लैंड लॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब सिंपल से समझिए, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 240 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास स्मॉल लैंड्स हैं, ठीक है, प्लॉट्स हैं, ठीक है, 2 हेक्टेयर ऐसा कम है। 150 फैमिली ऐसे हैं जो कि दलित हैं जिनके पास लैंड्स नहीं है, ठीक है। आगे है कि मोर देन हाफ ऑफ द एरिया विलेज इज कवर्ड बाई, ठीक है, प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज, ठीक है। और ये किसके पास है, ये 60 फैमिली जो कि मीडियम है और लार्ज हैं वो कल्टीवेट करते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है, और कुछ जो बचे उनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा यहाँ पर खेत हैं, फील्ड्स हैं, प्लॉट्स हैं। अब सिंपल से आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कहीं भी किसी भी गांव में आप देखिएगा तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि मोस्ट ऑफ दी लैंड जो है कुछ ही लैंड लॉर्ड्स के पास होते हैं, और मैक्सिमम जो लोग हैं उनके पास कम अमाउंट में क्या होती हैं कि खेतें होती हैं। ये सब चीज़ें आपको आप आज भी देखते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वहाँ पर आएंगे, लेकिन यहाँ पर चीज़ों को और समझ लेते हैं। अब यहाँ पर बात की गई है एक कहानी की, ठीक है। 1960 में गोविंद था, एक फार्मर था जिसके पास 2.25 हेक्टेयर इरिगेटेड लैंड था, ठीक है। वो अपने 3 बेटे थे उनके, और तीनों बेटों के हेल्प से गोविंद जो था उस लैंड को क्या करता था, कल्टीवेट करता था। अब क्या हुआ कि अब मैनेज नहीं हो पाता था सारी चीज़ें, क्योंकि 3 लोग उसके बेटे थे और 2.25 हेक्टेयर उसके पास ज़मीन थी, जिसके चलते उसको एक्स्ट्रा इनकम के लिए करना पड़ता था कि एक भैंस उन्होंने पाला हुआ था, ठीक है। और उस भैंस को के चलते जो आपका दूध होता था उससे, और भैंस के चलते जो भी एक्स्ट्रा इनकम होता था उसके फैमिली का क्या करता था, पालन पोषण करता था। अब कुछ समय बाद गोविंद की डेथ हो जाती है। इसके बाद जो लैंड्स हैं वो तीनों में डिवाइड हो जाते हैं, उनके तीनों बेटों में, ठीक है। तो सबको पड़ता है 0.75 हेक्टेयर, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि उन्होंने लाख इम्प्रूव किया इरिगेशन और मॉडर्न फार्मिंग मेथड को, लेकिन उसके बाद भी जो गोविंद के बेटे हैं वो अपना जीवन चर्या नहीं चला पाते हैं, ठीक है। तो अब उनको एडिशनल काम के लिए तलाश करना पड़ता है पूरे ईयर में। तो कुल मिलाकर आप ये देख सकते हैं कि फैमिली का लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन पालमपुर विलेज में कैसे है। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि Who will provide the labor, कौन लेबर को प्रोवाइड करते हैं। आप सिंपल सा समझिएगा, अब लेबर किसको ज़रूरत है और कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ज़रूरत है लैंडलॉर्ड के पास। आप सिंपल सा ये बताइए कि हाँ, सिंपल सा ये बताइए कि जो छोटे लोग हैं उनके पास तो ज़रूरत होगी नहीं, तो लैंडलॉर्ड को ज़रूरत होगी, या फिर स्मॉल और मीडियम या लार्ज फार्मर होंगे उनके पास ज़रूरत होगी, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि मीडियम और लार्ज फार्मर को ज़रूरत होगी तो इनको मिलेंगे कहाँ से लेबर, तो इनको मिलेंगे लेबर जिनके पास जो लैंडलेस हैं, जिनके पास लैंड नहीं है, भूमि नहीं है, अपना खुद का भूमि नहीं है, तो उनको खाने पीने के लिए तो कहीं से चाहिए, या जिनके पास स्मॉल लैंड है, ठीक है, यानी कि उनसे उनका काम नहीं चल पाता है, तब उनको क्या करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं लेबर का काम करना पड़ेगा। तो लेबर प्रोवाइड कौन कर रहा है, तो जो लैंडलेस हैं और स्मॉल फार्मर्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, लेबर प्रोवाइड करना पड़ता है। अच्छा, लेबर जब प्रोवाइड मतलब अपना खुद को ये लेबर के रूप में बेच देते हैं, मतलब हायर करवा लेते हैं, ठीक है, मीडियम और लार्ज फार्मर इनको हायर कर लेते हैं अपने खेतों में कल्टीवेशन के लिए, तो क्या इनको वेजेस क्या मिलते हैं, मतलब इनको क्या मिलता है उसके बदले। तो देखिए फार्म लेबरर्स हैं तो वो तो लैंडलेस होते हैं, नहीं तो उनके पास फैमिली जो होते हैं स्मॉल कल्टीवेटेड लैंड होता है, सिंपल सा। तो फार्म लेबरर्स का ये सब जो लेबर हैं इनका कोई हक नहीं होता है इनके खेतों में जो कल्टीवेशन होती है उन पर, ठीक है, बस इनका क्या है कि उसके बदले इसको कुछ वेजेज मिलती है। अब वेजेज क्या हो सकती है, तो वेजेज बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे क्रॉप्स भी दे दिया जाता है, कुछ क्रॉप्स होते हैं, कुछ फार्मर्स क्रॉप्स भी दे देते हैं इनको जो लेबर्स होते हैं, या फिर कुछ लोग कैश भी दे देते हैं, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं कि कैश या क्रॉप प्लस आपको फूड देते हैं, भोजन कराते हैं, ठीक है, जितने दिन काम करते हैं। तो ये है अलग अलग जगह पर, अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्रॉप्स पर, ठीक है, और अलग अलग सीजन में, जैसे अलग अलग एक्टिविटी, जैसे मान लें कि जो जब बीज को रोपा जाता है उस समय अलग, हार्वेस्टिंग किया जाता है उस समय अलग, यानी कि सोइंग और हार्वेस्टिंग अलग अलग समय पर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग क्रॉप्स पर, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटी पर ये चीज़ें बदल जाती हैं कि उनको क्या देना है और कितना देना है, अमाउंट सब चीज़ बदल जाता है। देखिए 2017 के आंकड़े के मुताबिक मैं बता देता हूँ, 2017 के अनुसार, ठीक है, गवर्नमेंट ने तय किया है कि जो भी फार्म लेबरर्स हैं उनको 300 रुपया पर डे की मजदूरी दिए जाए, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि 300 रुपया मजदूरी मिलती ही होगी। जैसे यहाँ पर एक डाला नाम की लैंडलेस आपको फार्म लेबरर हैं जिनको जो कि पालमपुर विलेज में काम करती हैं और उनको 160 रुपये ही पर डे मिल पाता है, जबकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 300। तो डिसाइडेशन से कुछ नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि ये होता है डिपेंड कि गांव में क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होती है, आपको काम ढूंढने वाले को काम चाहिए, काम कराने वाले को भी लोग चाहिए, तो वो अगर आप नहीं जाइएगा तो दूसरे को हायर कर लेंगे उतना ही रेट पर, इसलिए आपको जाना पड़ता है, ठीक है। अब कंप्लीट किया है आपको 5 और हम लोग 6 जो सेशन है द कैपिटल नीडेड फॉर इन फार्मिंग, ये सब हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, और हम एनसीईआरटी की एक जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगी तो उसके बाद हम लोग एक ब्रीफ सेशन देखेंगे, इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 2 में जाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।